Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 दिसंबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर, तो इसको जाकर ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डीआरसी को, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जितने भी प्लेसेस मैं आप लोगों से बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को मैप में ज़रूर देखा करो, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है अभी हम लोगों ने 4-5 दिन पहले से ही जितने भी प्लेसेस डिस्कस करने चालू करे हैं वो सब न्यूज़ में रह चुके हैं, जून के महीने से लगातार चर्चा में हैं। और जितने भी प्लेसेस आजकल आप लोग देख रहे हो मैप में, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर डीआरसी इस साल जून के मंथ में चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था जिसका नाम था नायरागोंगो वॉल्केनो, ये आपको मालूम भी होगा। ओके, साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगेन एक और मैप का क्वेश्चन है, मैप में वापस से जाकर एक और चीज़ देखनी है, वो है टर्की। तो टर्की की कहाँ पर लोकेटेड है एग्जैक्टली आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे सी के नाम दिए गए हैं, समुद्र के नाम दिए गए हैं, दो समुद्र के बीच में टर्की लोकेटेड है, आपको उन दोनों समुद्र के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन ए ब्लैक सी या फिर कैस्पियन सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी या फिर मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ स्वेज या फिर मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन डी गल्फ ऑफ अकाबा या फिर डेड सी। तो इसके बारे में सब लोग मैप में देख लेना, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में क्लियर भी होगा, और इसका जो आंसर है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट करा करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है आने वाले टाइम के लिए, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या हुआ है, मंडे में लोकसभा ने एक बिल पास किया है, और वो जो बिल है उस बिल की मदद से क्या किया जाएगा, जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उनको लिंक किया जाएगा आधार कार्ड से। अब क्या हुआ, अब ये जो वोटर आईडी कार्ड है इसको आधार कार्ड से लिंक करेंगे तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है। अपोजिशन पार्टीज़ में आप देख पाओगे जो कांग्रेस लीडर हैं शशि थरूर जी, इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने बोला जो आधार है वो कोई यहाँ पर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर आधार कार्ड को ये वोटर आईडी से या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस से लिंक कर देंगे तो इससे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जो बहुत सारे नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी ये वोटिंग राइट्स मिल जाएँ। तो इस प्रकार से ओपोजिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ओपोजिशन होता रहा, और उसके बाद भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पूरी तरह से जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 है इसको पास करवा दिया गया है। ठीक है, तो ये बिल आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ये है, अब बिल पास हुआ है तो अगेन इसने कहीं ना कहीं चेंज किया होगा, किसी ना किसी एक्ट के अंदर बदलाव हुआ होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर यहाँ पर बदलाव किया गया। आखिर देखो इस आर्टिकल में ना जो एग्जैक्टली बदलाव किया जा रहा है वो नहीं बताया गया, बाकी सारी चीज़ें बताई गई हैं। बिल के बारे में आपने समझ लिया कि एग्जैक्टली बिल कौन सा है, बिल का काम क्या है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि किस प्रकार से ओपोजिशन हुआ है, सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, सभी ने यहाँ पर इसको अपोज किया है, खासकर ओपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी, इन्होंने यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया है कि इस बिल के ऑब्जेक्टिव काफ़ी बेहतरीन है, और डेफिनेटली यहाँ पर ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। और ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर लेकर आया जा रहा है। ठीक है, इससे जो वोटर लिस्ट है वो ज़्यादा और प्योरीफाई हो पाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। वो सब आने वाले टाइम पे पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इतनी ही चीज़ें एग्जैक्टली मेंशन करी गई हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है जो कि सीखने वाली है कि बदलाव आखिरकार किया गया है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो बदलाव है वो किसके अंदर हुआ है। जैसे मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर हुआ है, और इसके अंदर बदलाव करके क्या बोला गया, पहली चीज़
होता क्या है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति 18 साल का पूरा हो रहा है, 18 का पूरा हो रहा है, तो क्या होगा, जब 18 का पूरा हो चुका है तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एज अ वोटर रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, है ना। तो अब उसके बाद हम लोग वोटिंग कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, वोटर को एज अ रजिस्टर करवाने के लिए साल में एक ही दिन मिलता था पहले, 1 जनवरी मिलती थी, 1 जनवरी को जाकर रजिस्ट्रेशन हो पाता था। तो ये एक तो बदलाव किया गया। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपको 2-3 डेट मिल चुकी है। जो भी पीपल 18 साल के टर्न हो रहे हैं, मतलब 18 साल के हो रहे हैं जनवरी 1 से भी पहले, तो वो सब भी एज अ वोटर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब जो पहले 1 जनवरी की सिर्फ डेट हुआ करती थी, साल में एक बार एज अ वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, तो अब वो बदल कर 1 जनवरी डेट भी है, 1 जनवरी के साथ साथ 1 अप्रैल भी है, 1 अप्रैल के साथ साथ 1 जुलाई भी है, और 1 जुलाई के साथ साथ 1 अक्टूबर भी है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 4 अलग अलग डेट हैं। इन चारों डेट पर कोई भी यहाँ पर अगर 18 साल का पूरा हो रहा है तो वो रजिस्टर कर सकता है एज अ वोटर। ये यहाँ पर बदलाव किया गया। दूसरा यहाँ पर अमेंडमेंट किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर ही यहाँ पर अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक्ट जो 1950 वाला है, इसके अंदर ही अमेंडमेंट किया जा रहा है अलग अलग सेक्शंस में। जो अभी मैंने आपको बताया वोटर रजिस्ट्रेशन वाला, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है, वो यहाँ पर इसी एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है। और जो अभी जो दूसरा बताने वाला हूँ, वो यहाँ पर सेक्शन 20 के अंदर यहाँ पर बदलाव किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ सेक्शन 60 जो है, आप कह सकते हो कि ये भी काफ़ी कुछ बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है अमेंडमेंट हुआ है वो ये है जेंडर न्यूट्रल का। जेंडर न्यूट्रल मतलब यहाँ पर होता क्या है, जब हम लोग देखते हैं वोटर आईडी कार्ड, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाइफ लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, वाइफ। तो उस वाइफ को रिप्लेस किया जाएगा किससे, स्पाउस से। वाइफ को रिप्लेस करके स्पाउस करेंगे, जिससे क्या होगा, जेंडर न्यूट्रल ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी एक जेंडर को नहीं बताया जाएगा, खासकर ये जो पूरा मामला है जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया, ये बदलाव हो रहे हैं। बाकी तीसरा आपको पता ही है कि जो आईडी कार्ड से इनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती है कि पर्सन का कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है एज अ वोटर। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी ऑफिस है इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर एक तरीके से डिक्लेयर करे जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू कि कहाँ कहाँ पर एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होना है। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बताई गई हैं, जो कि यहाँ पर कुछ खास नहीं है। अभी फिलहाल जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली हैं। डिटेल में हम लोगों ने इस आर्टिकल को जान लिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एक और इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगेन जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा करी गई है 6 एडिशनल सीट्स मिलेंगी जम्मू को और 1 एडिशनल एक सीट मिलने वाली है कश्मीर को। ऐसा डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू प्रपोज किया गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं और एक तरीके से मंडे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या करना चाहिए। जो जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न है, खासकर जम्मू वाला डिवीज़न है, उसके लिए यहाँ पर 6 सीट्स होनी चाहिए एक्स्ट्रा। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कश्मीर वाला डिवीज़न है उसके लिए यहाँ पर 1 सीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके लिए भी यहाँ पर अलग सीट्स रिजर्व करनी होंगी, ऐसा यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू बोला गया है। मुद्दा क्या चल रहा है पहले हमें इसे समझना पड़ेगा, तो डिटेल में हम लोग समझेंगे। पहले आपको समझना होगा ये डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है और ये किस बेसिस पर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मैं आपको पहले इस कमीशन के बारे में बता देता हूँ एग्जैक्टली, तब आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन है, सबसे पहली बात आपको वर्ड सीखना होगा, डिलिमिटेशन आखिरकार क्या है। देखो, डिलिमिटेशन का मतलब होता है एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब यहाँ पर मान लो एक एमपी है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अंडर में यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है, एक एरिया आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, अब क्या होगा कि वो आने वाले टाइम पर, मतलब ये जो एरिया है आने वाले टाइम पर इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इस प्रकार से चीज़ हम लोग देख पाएंगे। तो क्या होगा, हमें वापस से जो बाउंड्रीज वगैरह हैं उनको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। और एक तरीके से जो पॉपुलेशन के साथ चेंजेस होते हैं उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो लीडर का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर चेंज करते हुए नजर आते हैं। मतलब कि एरिया को बढ़ाना या कम करना है, उस बेसिस पर यहाँ पर चीज़ें बदलती हैं। तो डिलिमिटेशन क्या है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो अभी थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो डिलिमिटेशन होता क्यों है, सबसे पहली बात, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके पॉपुलेशन को। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान लो 1 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी है। ठीक है, अब क्या है, मान लो हम लोग सिर्फ सपोज कर रहे हैं चीज़ को, क्या हुआ कि अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, 10 लाख लोग हैं, 10 लाख के ऊपर एक एमपी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये चीज़ों को वापस से हमें मतलब कि देखना पड़ेगा और साथ ही साथ एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा लोगों के ऊपर, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ताकि जो चीज़ें हैं वो आगे इफेक्टिव वे में हो पाएँ। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है,
अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जो डीलिमिटेशन है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 82 के अंदर क्या मेंशन करा गया है, जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर डीलिमिटेशन एक्ट को लेकर आ सकता है। डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करता है हर सेंसस के बाद। हर सेंसस एक बार कह सकते हो आप 10 साल बाद एक सेंसस, एक जनगणना होती है। तो 2011 में आप कह सकते हो डीलिमिटेशन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब जो एग्जैक्टली हम देख पाएंगे, हालांकि 2011 में हुआ नहीं है, इससे बहुत पहले हो चुका था। तो अभी मतलब होता है क्या है, हर एक सेंसस के बाद जो डीलिमिटेशन एक्ट है उसको लेकर आया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 170 इसका क्या बोलता है, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इसी डीलिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग में। मतलब हर सेंसस के बाद, हर 10 साल के बाद हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। मतलब ये है ना कि लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसा ना हो कि एक तरफ बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक तरफ पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी है उनके ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग उस एरिया वाइज चीज़ों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एरिया वाइज चीज़ों को डिवाइड किया जाएगा और उस बेसिस पर लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, कि एक तरफ जो ज़्यादा है तो उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा, लोगों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और जो चीज़ें हैं वो इफेक्टिवली काम करेंगी। ये यहाँ पर मेन मकसद होता है इस डीलिमिटेशन कमीशन का। और जो पहला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी ये हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू लाई गई थी 1950 से लेकर 1951 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद डीलिमिटेशन एक्ट को लाया गया, इनेक्ट किया गया 1952 के अंदर। अभी तक यहाँ पर आप कह सकते हो जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये 4 बार बैठ चुका है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002 के अंदर। तो इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद जो डीलिमिटेशन कमीशन है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको अपॉइंट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, और मतलब कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है पूरा का पूरा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और पूरी तरह से कोलेब्रेशन करता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। कॉम्पोजिशन की बात करें तो कौन कौन होता है इस कमीशन के अंदर, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। काम क्या है इसका, तो एक तरीके से काम यही है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको डिटरमाइन करना और लोगों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना। लोगों के ऊपर यहाँ पर एक लीडर होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वो यहाँ पर इक्वली लोगों को ट्रीट करे। मतलब ट्रीट करने का मतलब ये है कि इक्वली लोगों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये यहाँ पर आप कह सकते हो इसका मेन मकसद होता है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसी के अंदर हम लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके लिए भी कुछ सीट्स को रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक चीज़ और देखने को मिलेगी, मान लो कमीशन ने मिलकर कुछ बातचीत करी, अब यहाँ पर कोई विवाद हो रहा है, ओपिनियन किसी के मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी लोग होंगे उनके साइड में जो भी यहाँ पर उनका ओपिनियन होगा उसी साइड में ये पूरी की पूरी चीज़ें जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट डिलिमिटेशन जो हुआ, फिर उसके बाद अब जो डिलिमिटेशन हो रहा है इसके अंदर चेंजेस करते हुए बोला गया कि 6 एडिशनल सीट मिलेंगी जम्मू को, क्योंकि अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा। क्योंकि उस समय पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो गई, इस समय पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो 6 सीट्स और एडिशनल डाली जाएंगी और एक सीट यहाँ पर कश्मीर के लिए प्रपोज करी गई है। आई होप अब आप लोगों को अच्छी तरीके से ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर और कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें एग्जैक्टली बताई दी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वही बताया गया कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी और अब पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर डिलिमिटेशन होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एक और इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या हुआ है, सेबी ने थोड़ा सा रोक लगाया है, सस्पेंड करा है फ्यूचर ट्रेडिंग को। अब फ्यूचर ट्रेडिंग किस चीज़ में, जो क्रॉप्स होती हैं, फसल होती है, उनके अंदर ट्रेडिंग ना हो, उसको लेकर सेबी ने यहाँ पर चीज़ों को सस्पेंड किया है। सेबी क्या है, तो यह है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना इसके बारे में। तो मंडे में यहाँ पर इन्होंने इशू किया है एक ऑर्डर और बोला कि हम लोग क्या करेंगे, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होगी किसके ऊपर, पैडी के ऊपर, खासकर नॉन बासमती, वीट, बंगाल ग्राम हो गया, चना दाल जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी मस्टर्ड सीड्स, सोयाबीन, ये जितने भी आप देख पाओगे जितने भी क्रॉप्स हैं बेसिकली, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर जो सेबी है वो अभी के लिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसको रोकेगा, उसको सस्पेंड करेगा कि आने वाले टाइम पर आप इसको लेकर अभी ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं लास्ट में लेकर चलता हूँ, डायरेक्टली आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली सब लोग यहाँ पर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो ये फूड आइटम्स है इनके प्राइसेस को हम लोग थोड़ा सा रोक सकें, कि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसको थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो जो सेबी के थ्रू ये स्टेप उठाया गया है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी डायरेक्शन के अंदर उठाया गया है कि इसके अंदर ट्रेडिंग अगर नहीं होगी आगे भी, तो यहाँ पर जब ट्रेडिंग नहीं होगी तो मार्केट वैल्यू जो इनकी वैल्यूज़ है बेसिकली वो आगे ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, जब वैल्यूज़ यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तो उसके बेसिस पर हम लोग आप कह सकते हो कि अभी के लिए क्या कर सकते हैं, इस इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। ये यहाँ पर इसके लेकर एक स्टेप उठाया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
फिर उसका सेबी के बारे में बताया गया, तो सेबी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपने चाहे इकोनॉमी का पोर्शन देखा होगा, ज़्यादातर बॉडीज़ के ऊपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये ज़्यादातर पूछी गई हैं। तो सेबी के बारे में बात करें तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, कैपिटल मार्केट, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सेबी आखिरकार क्या है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था 12 अप्रैल 1992 के अंदर। कुछ प्रोविजंस थे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के, तो इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू यहाँ पर हम लोग सेबी बॉडी को बना पाएँ। सेबी बॉडी का मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करना। इसको देखने के लिए यहाँ पर हमारे लिए एक बॉडी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देता है। देखो अब जो भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसको रेगुलेट किया जा रहा है, सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है, प्लस आगे चीज़ें अच्छी तरीके से रेगुलेट की जाती हैं, और जो फ्रॉड वगैरह होता है वो भी यहाँ पर देखता है सेबी, ये भी आप कह सकते हो। अब बैकग्राउंड की बात करें तो सेबी से पहले यहाँ पर कुछ और हुआ करता था। सेबी से पहले हुआ करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ करती थी, और यहाँ पर इसको बनाया गया था कैपिटल इशूज़ कंट्रोल एक्ट 1947 के थ्रू। लेकिन अभी हमारे पास कौन सी बॉडी है, वो है सेबी। तो अप्रैल 1988 के अंदर सेबी को बनाया गया था, और सेबी क्या करता है, कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करने का यहाँ पर काम करता है। उसके बाद इससे पहले सेबी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसके पास पावर्स आ चुकी थी, कुछ एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू हम इसको पावर दे चुके हैं। अब यहाँ पर सेबी खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब किसी ना किसी एक्ट के थ्रू वो बनी हुई है। ठीक है, अब हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का, मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा, प्लस इसके और भी बहुत सारे ऑफिसेस हैं, जैसे कि अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन कौन होता है, इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, प्लस और भी बहुत सारे आप कह सकते हो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और होल टाइम मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। और सेबी यहाँ पर अपॉइंट करता है अलग अलग कमिटीज़ को, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी कोई इशू होता है तो अलग अलग कमिटीज़ को भी लेकर आया जाता है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलती हैं। मान लो कोई भी कंपनीज है, उन कंपनी का जो एक तरीके से मतलब कोई उन्हें परेशानी होती है, कोई कंपनी असंतुष्ट है उस चीज़ को लेकर, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है सेबी। और खासकर यहाँ पर तब भी अगर सेबी के रिगार्डिंग, सेबी के डिसीजन से कोई भी कंपनी संतुष्ट नहीं होती है, तो वो कहाँ पर जा सकती है, वो जा सकती है सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। इस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है कि हाँ, हम सेबी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद और क्या बताया गया, और यहाँ पे बताया गया कि देखो अगर तब भी जो ये हमारा ट्रिब्यूनल है, खासकर सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसके अंदर भी अगर आपका डिसीजन नहीं सुना जाता है, इसके अंदर भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते हो, तो इसको और अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब सेबी के पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी अपने आप में आप कह सकते हो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इंक्वायरीज वगैरह भी कंडक्ट करता है और पेनल्टीज़ वगैरह भी लगाता हुआ नजर आता है। और उसके बाद इसके जो फंक्शन है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये फंक्शन है वो लगातार तीनों कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे कि कोई इशूअर हो गया जो कि यहाँ पर इशू कर रहा है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना, इन्वेस्टर हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेबी। सेबी क्या है एग्जैक्टली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर सेबी के चेयरमैन के पास ऑथोरिटी, इनके पास ये भी पावर होती है कि सर्च और सीजर ऑपरेशन ये लोग चला सकें। प्लस यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है, मान लो कोई टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह है, इन सब का अगर कोई ज़रूरत है, कोई इश्यू में, कोई इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की भी मांग की जा सकती है। तो अपने आप में सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो क्या हाल है यहाँ पर इस आर्टिकल के, आई होप आप लोग को यहाँ पर क्लियर एग्जैक्टली हो चुका होगा। तीनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह आर्टिकल कल काफ़ी चर्चा में रहा, परसों काफ़ी चर्चा में रहा। तो अभी यहाँ पर पंजाब के अंदर आपको मालूम होगा गोल्डन टेम्पल पर एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंस क्रिएट हुआ, वहाँ पर सैक्रिलेज देखने को मिला। सैक्रिलेज यहाँ पर नाम यूज़ किया गया है। सैक्रिलेज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जिसको अपवित्रीकरण बोलते हैं। मतलब कि आप किसी दूसरे रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई जो दूसरा रिलीजन है उनकी यहाँ पर कोई पवित्र चीज़ है जो उसको आप तोड़ फोड़ रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सैक्रिलेज की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो सैक्रिलेज देखने को मिला कहाँ पर, गोल्डन टेम्पल के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर जो पंजाब सरकार है और पंजाब गवर्नमेंट का कहना एग्जैक्टली यहाँ पर यही है कि हम लोग को क्या क्या चाहिए, जो हम लोग पहले प्रपोजल लेकर आए थे, किस चीज़ को लेकर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल
2018 मतलब 2018 के अंदर जो ये प्रपोजल रखा गया था कि क्या करना चाहिए, सैक्रिलेज को लेकर एग्जैक्टली बहुत सारे पनिशमेंट होने चाहिए, ठीक है। और आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो सैक्रिलेज है उसको हीनियस क्राइम के अंदर डाला गया है। इससे बड़ा क्राइम नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग किसी होली बुक को एक तरीके से उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग उस व्यक्ति को जो भी ये काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट अभी आपको मालूम होगा जो रिसेंटली ये इंसिडेंट देखने को मिला वहाँ पर मतलब कि काफ़ी मारा गया, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर मतलब हम लोग देख पाते हैं हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले जहाँ पर मार मार के मार दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर भी ये सैक्रिलेज हुआ है। तो ये इंसिडेंट्स आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम पर। तो उसी वजह से पंजाब के अंदर जो पंजाब सरकार है वो कहती है 2018 के अंदर जो हम लोग कोड को लेकर एक प्रपोजल रखा था कि हम लोग कह रहे थे किस चीज़ को लेकर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 के अंदर बताया गया, और इंडियन पिनल कोड, ये भी अगेन अमेंडमेंट बिल है। अमेंडमेंट बिल मतलब आपको मालूम है कि इसमें हम लोग को चेंजेस करना है। चेंजेस करके क्या कर देना चाहिए, जो भी यहाँ पर सैक्रिलेज करता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी अगर होली बुक्स को डिस्ट्रॉय करता है, होली बुक्स को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके बेसिस पर उस व्यक्ति के लिए काफ़ी खतरनाक पनिशमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। और एक तरीके से कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में सैक्रिलेज जो है एक हीनियस क्राइम है। और तो इसी वजह से यहाँ पर एग्जैक्टली इस आर्टिकल के अंदर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इतना ये जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे ये आर्टिकल डेफिनेटली एडिटोरियल्स पर और भी बहुत सारी जगह पर कवर होने वाला है। ये आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम पर ये डेफिनेटली कवर होगा। फिलहाल इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रख सकते हो। होता क्या है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो जो सिख रिलीजन है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको होली बुक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब हो गए। अब यहाँ पर हिंदूज़ में आप देख पाओगे श्रीमद् भगवद गीता हो गई, तो ऐसे यहाँ पर होली बाइबल हो गई, ऐसे अलग अलग आप कह सकते हो यहाँ पर होली बुक्स हैं। तो कभी होता क्या है, यहाँ पर कोई जो व्यक्ति होता है वो डिसरिस्पेक्ट करता है, इनके डिसरिस्पेक्ट करने के बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि आप कह सकते हो कि ये जो बुक है इनको फाड़ दिया जाता है, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो जो कैटेगरी है वो सैक्रिलेज के अंदर में आती है, तो उस व्यक्ति के लिए कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इनफैक्ट आज के टाइम पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर बोला गया है जो पनिशमेंट्स है खासकर पंजाब के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए अगर कोई ये व्यक्ति का क्राइम करता है तो। आगे अगला आर्टिकल ये भी कल काफ़ी चर्चा में रहा है। हुआ क्या है, यहाँ पर एक एक्टर हैं, एक्ट्रेस बोल रहा हूँ, एक एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय। तो यहाँ पर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अपीयर हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ इंक्वायरी करने के लिए, कुछ क्वेश्चनिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये मैटर किस चीज़ से रिलेटेड है, ये मैटर है पैनामा पेपर लीक से। आपको मालूम होगा रिसेंटली अक्टूबर के टाइम पर पेंडोरा पेपर लीक हुआ था। पेंडोरा पेपर के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अलग तरीके से टैक्स से बचने के लिए जो अपना पैसा है वो दूसरी जाली कंपनियों के अंदर डाल रखा था, है ना, बाहर विदेशी कंपनीज के अंदर टैक्स से बचने के लिए ये काम किया जाता है। उसी प्रकार का ये पैनामा पेपर लीक हुआ था। पैनामा पेपर लीक ने भी यही बताया था कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें एक्टर भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना जो मनी है वो टैक्स को बचाने के लिए खासकर क्या किया, वहाँ पर आप कह सकते हो कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर एक तरीके से जाली कंपनी एस्टेब्लिश करी और उसके अंदर वो पैसा डाल दिया ताकि टैक्स से बचा जा सके। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो उसी के बेसिस पर क्या हुआ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। आप लोग देख पाओगे ये जो पैनामा पेपर लीक है ये 2016 के अंदर हुआ था, तो ये 2016 से रिलेटेड आपको मुद्दा देखने को मिलने वाला है। नाउ मैं आपको पैनामा पेपर लीक के बारे में दो चार बातें बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पूछ ली जाएंगी, क्योंकि पेंडोरा पेपर लीक भी रिसेंटली हुआ था। तो आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पैनामा पेपर्स कुछ फाइल्स से, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि यहाँ पर रिलीज़ करे गए, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में कि जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास काफ़ी सारा पैसा रखा हुआ है, काफ़ी सारा धन है, उन्होंने जो है टैक्स से बचने के लिए, जहाँ पर आप कह सकते हो जैसे कि इंडिया के अंदर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता है, आपको मालूम होगा, क्योंकि सरकार टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाती है। अगर टैक्स नहीं जाएगा तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगे नहीं आगे, तो टैक्स से बचने के लिए ये सारा काम किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ये लीक पेपर्स हैं, पैनामा पेपर, ये लीक हुए, और यहाँ पर ये जो लीक हुए हैं ये वर्ल्ड की मोस्ट सीक्रेटिव कंपनी से लीक हुए थे, और उस कंपनी का नाम है, वो जो फर्म है वो यहाँ पर कहलाती है मोसैक फोन्सेका, ठीक है। तो इस फर्म ने यहाँ पर इन पेपर्स को रिलीज़ किया और यहाँ पर लीक किया, और लीक करने के बाद बताया कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं, लोगों ने पैसा दुबकाया है अपनी सरकारों से, मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिली है, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद टैक्सिंग को अवॉइड करा गया है, मतलब जो टैक्स है उससे बचा गया है, और ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर आए थे। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें, टैक्स इवेजन को रोकें, तो उनके खिलाफ जाता है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेटा रिलीज़ किया था इस पूरे के पूरे फर्म ने, ये आपने देखा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया बहुत सारे लोग थे, एग्जैक्टली आप देख पाओगे इंडिया से भी बहुत सारे लोग निकल कर आए थे जिनका नाम था इस पैनामा पेपर लीक के अंदर। अभी आपको मालूम होगा जो पेंडोरा पेपर लीक हुआ है इसमें भी बहुत सारे इंडियंस का नाम था जिन्होंने पैसा बाहर रख रखा है। उसी प्रकार से ये पैनामा पेपर लीक के अंदर भी बहुत सारे इंडियंस का नाम देखने को मिला था। ठीक है। और फिर उसके बाद अभी क्या हुआ था, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसके ऊपर कि भाई कौन कौन है जिन जिन की कंपनीज बाहर देखने को मिलेंगी जिन्होंने पैसा लगा रखा है। तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये आप लोग देख पाओगे जब पैनामा पेपर लीक हुआ था 2016 के अंदर, तब के ये आर्टिकल्स कुछ इस प्रकार से पब्लिश हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर इसको पब्लिश किया था कि जो इंडियंस है वो ग्लोबल लिस्ट के अंदर हैं, और जहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने क्या करा है, टैक्स को अवॉइड किया है। टैक्स को अवॉइड करने की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कुछ फर्म्स वगैरह एस्टेब्लिश करी हैं, वहाँ पर पैसा लगाया है। देखो यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसके अंदर किन का नाम था, इन एक्ट्रेस का नाम है, अमिताभ बच्चन का नाम है। तो इन सब लोगों का नाम आपको देखने को मिलेगा। आप कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन है, इन्होंने कहाँ पर पैसा लगाया था, बहामास कंट्री के अंदर यहाँ पर पैसा डाल रखा था। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर यहाँ पर पैसा डाल रखा था। तो अलग अलग यहाँ पर टैक्स से बचने के लिए काम किया गया है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों का नाम देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे लोग थे, बट यहाँ पर ये कुछ लिस्ट निकल कर आई है, ये लिस्ट 1 है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है, ये कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली जो है अमाउंट डाला गया था जाली कंपनीज बनाकर, ये आप लोग देख पाओगे, लोकेशन है एग्जैक्टली। अब होता क्या है, इन कंपनीज़ के अंदर ना टैक्स बहुत कम लगता है, इनको ज़्यादा टैक्स से लेना देना है नहीं। इनका तो कहना है हम लोग को 5% 10% जो भी टैक्स वो मिल जाए और मुद्दा खत्म। इंडिया के अंदर टैक्स ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर ये काम किए जाते हैं, क्योंकि टैक्स से बचने के लिए, पैसा बचाने के लिए यहाँ पर ये काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है। इन्होंने बोला है 13,109 करोड़ रुपीस रिकवर कर लिए गए फ्रॉम फजिटिव्स। फजिटिव कौन होते हैं, इनको डायरेक्टली अगर हम सीधे शब्दों में बोलो तो इनको बोला जाता है भगोड़े। मतलब जिन्होंने पैसा लिया कंट्रीज़ के, मतलब कोई भी बैंक वगैरह से काफ़ी भरपूर मात्रा में लोन लिया और उसके बाद कंट्री छोड़ के भाग गए। तो इस प्रकार के यहाँ पे फजिटिव्स देखने को मिलता है। तो इन्हीं से काफ़ी सारा अमाउंट रिकवर करा गया है, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। मंडे में इन्होंने लोकसभा को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करी हैं। अब ये पैसा कैसे आया, हम लोगों ने क्या किया, जो भी लोग पैसा लेके भागे कंट्री से उनके तो एसेट यहीं पे थे। ठीक है, एसेट सब थे, तो वो एसेट बेच दिए गए। एसेट बेच के पैसा आया है। जैसे कि यहाँ पर विजय माल्या का नाम है, नीरव मोदी का नाम है, मेहुल चौकसी का नाम है, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये पैसा लेके भागे तो थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर इनके जो एसेट्स हैं उनको बेच के ये सारा अमाउंट रिकवर करा गया है। उसके बाद ये भी बताया गया जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने पिछले 7 सालों के अंदर लगभग 5.49 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर रिकवर करे हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिफॉल्टर से ये सारा पैसा रिकवर करा गया जो कि कंट्री छोड़कर भाग गए हैं। इन्होंने काफ़ी सारा लोन लिया था, फिर उसके बाद वो निकल गए। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर कुछ खास चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी नहीं। उसके बाद सेम पेज पर यहाँ पर अभी हमने ये सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है ऊपर ये वाला। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है प्रदीप रावत। अब क्या है, यहाँ पर ये अगले एम्बेसडर बनने वाले हैं टुवर्ड्स द चाइना। तो ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आ रही है। ठीक है, ये रिप्लेस कर देंगे एक और दूसरे व्यक्ति को। तो रिप्लेस करने के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर ये एक एम्बेसडर बनेंगे। और आज के टाइम पर अपने आप में ही आपको मालूम होगा इंडिया चाइना के जो रिलेशन है काफ़ी ख़राब है, उसके बारे में भी मेंशन किया गया। बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर अलग से यहाँ पर समझाया गया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे। और बार बार आप कह सकते हो जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो यहाँ पर घुसने की कोशिश करती है, हमारे कंट्री में टेरिटरीज़ के ऊपर कब्जा करने की पूरी तरह से कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो रावत साहब हैं कोई स्ट्रेंजर नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर जानते हैं। बॉर्डर टेंशन्स के बारे में इन्हें एक्जैक्टली पता है, यहाँ पर ये अच्छी तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। दैट इज़ वाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इन्होंने यहाँ पर ये डिसीजन लिया। और उसके बाद आप कह सकते हो इन्हें ये सारी चीज़ें सौंपी जाएंगी। और उसके बाद आगे जाकर आप कह सकते हो यहाँ पर ये नेक्स्ट एम्बेसडर टुवर्ड्स द चाइना हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था 1990 में। इन्हीं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 1990 में इन्होंने फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। एक मैंडरिन लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन्होंने चूज़ की थी। उसका इन्होंने पहले हांगकांग में सर्व किया, फिर उसके बाद फिर से बीजिंग में सर्व किया था। नाउ आप देख पाओगे फिर से अगेन यहाँ पर ये चाइना की तरफ यहाँ पर सर्व करने वाले हैं। प्लस दोनों कंट्रीज़ में अपने आप में आज के टाइम पर बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं। फिर वो चीज़ें मेंशन करी गई हैं जो कि मैंने आपको बताया एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि टेंशन बढ़ी फिर उसका डिसएंगेजमेंट देखने को मिला। तो आप लोग खुद पढ़ोगे तो एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली एक तरीके से याद रखें या फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा बस खाली हमें मतलब एक याद जरूर होना चाहिए ताकि आगे हम लोग चीज़ों जो भी आर्टिकल आते रहें उनको हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। बढ़ते हैं आगे। नाउ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है।
अभी जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक क्या है आगे हम समझेंगे। तो बिम्स्टेक आज के टाइम पर काम करना शुरू कर दिया है किस चीज़ को लेकर, डिजास्टर रिलीफ प्लान्स को लेकर, कि कोई डिजास्टर आता है तो उसके अंदर एक रिलीफ मिले लोगों को एक तरीके से यहाँ पर बचा लिया जाए, उनको काफ़ी आराम मिले, उनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम लोग सपोर्ट कर सके कोई भी डिजास्टर आए उसका रिस्पॉन्स में। तो उसके लिए बिम्स्टेक ने काम करना शुरू कर दिया है। और हुआ क्या है, अभी जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी है स्टाफ हैं जनरल मनोज नारवणे साहब, ठीक है, इन्होंने मंडे में यहाँ पर बोला एक इनाग्रल इवेंट हुआ था। कहाँ इनाग्रल जो ये इवेंट हुआ है वो किस चीज़ का हुआ है, पेनेक्स 21 का। पेनेक्स 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका इवेंट हुआ, ये बेसिकली एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है। कोई भी डिजास्टर आता है उसके रिगार्डिंग, उसके रेस्पॉन्स में लोगों को बचाया जा सके, लोगों को एक तरीके से सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज किन कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, ये हो रही है बिम्स्टेक के बीच में। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बिम्स्टेक का नाम है। फिर उसके बाद पेनेक्स 21 के बारे में समझाया गया है। मैं आपको समझाता हूँ पेनेक्स 21 के बारे में, एग्जैक्टली टू द पॉइंट बातें बता दूंगा। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और खासकर हमने देखा कि अभी रिसेंटली भी पेनेक्स 21 को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ था, एक इवेंट हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पर रिसेंटली ये इवेंट हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे इवेंट का मेन मकसद क्या है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। मतलब यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो मिलकर काम करेंगी, कोई डिजास्टर आता है कहीं पर भी इन कंट्रीज़ के साथ, तो ये कंट्रीज़ आपस में मिल जाएंगी और आपस में मिलकर उस डिजास्टर के रिगार्डिंग आप कह सकते हो लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करेंगी बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि आप कह सकते हो जो भी डिस्कशन हुआ था अभी यहाँ पर, इसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे आपको बिम्स्टेक के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इनके बीच में यहाँ पर ये डिस्कशन होगा, यही जो है कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, यही कंट्रीज मिलकर काम ऐसा करेंगी कि जो डिजास्टर है उसके रिगार्डिंग हम लोगों को रिलीफ दे सकें। ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, मेन मकसद अगेन वही देखने को मिलेगा कि कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, या फ्लड, मेटेरोलॉजिकल, हरिकेन्स, क्लाइमेटोलॉजिकल, और जैसे कि हीट, कोल्ड वेव, कुछ भी हो सकता है, या फिर सूखा पड़ जाए ऐसे यहाँ पर, या फिर एपिडेमिक्स, यहाँ पर कोई बीमारी वगैरह आ जाए, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर क्या है, कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगी। कोऑपरेट करने के साथ साथ यहाँ पर सपोर्ट करेंगी कि वो डिजास्टर से कैसे लड़ा जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर पेनेक्स 21 को बनाया गया है। इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इंपॉर्टेंस ये है, हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक में और इसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स ने हम लोग को बहुत सारी नई नई सीख दे दी है कि ऐसा तो कुछ होना चाहिए कि अकेले कंट्री नहीं लड़ पाएगी, एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है। अब यहाँ पर आपस में मिलकर आए हैं, आने वाले टाइम पर कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है तो उसके रिगार्डिंग कंट्रीज आपस में मिलकर कोऑपरेट करेंगे और फाइट करेंगी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि आखिरकार बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक को लेकर मैंने आप लोग को एक पिक्चर प्रोवाइड करवा दिया, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। बिम्स्टेक के बारे में क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है आपको पता चल गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसको फाउंड करा गया था 1997 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। आज के टाइम पर बिम्स्टेक के अंदर आपको 7 मेंबर नेशंस देखने को मिलेंगे। 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो है भूटान, नेपाल, इंडिया, उसका श्रीलंका, देन बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, आपको यहाँ पर एक कंट्रीज देखने को मिलेंगी। और ये जो बिम्स्टेक है इसका पहला समिट, मतलब इस पूरे जब बॉडी को बनाया गया इसका पहला समिट कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड के अंदर इसका पहला समिट हुआ था, तो ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिम्स्टेक की आज के टाइम पर इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम दुनिया भर की पॉपुलेशन देखें तो उसमें से 22% की जो पॉपुलेशन है 22% यहाँ पर बिम्स्टेक कवर करता है। प्लस जीडीपी देखें अगर हम पूरे दुनिया भर की, तो उसमें से $2.7 ट्रिलियन तक की जो जीडीपी है वो यहाँ पर बिम्स्टेक कंट्रीज यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर दुनिया भर का जो व्यापार है उसमें से जो 1/4 ट्रेड है वो यहाँ पर आप कह सकते हो इन कंट्रीज़ के बीच में होता है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे फोकस हैं, जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, फिशरीज, इन सभी चीज़ों के अंदर इन बिम्स्टेक कंट्रीज़ का काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली बिम्स्टेक है क्या, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा करी गई है, इंडिया यहाँ पर बातचीत करेगा श्रीलंका के साथ। हम लोग बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से जो फिशरीज वाला एक तरीके से इशू है, फिशरमैन का इशू है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। हुआ क्या है, अभी रिसेंटली कल भी हमने एक आर्टिकल कवर किया था पेज नंबर 1 पर ही, कि इंडिया श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका ने क्या करा, लगभग 55 जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं इनको अरेस्ट कर लिया है, और 8 जो हमारी बोट एंड ट्रॉलर्स हैं इनको भी जब्त कर लिया गया है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं तब
जब इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट करता है श्रीलंका को। श्रीलंका के अंदर हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब है, इस समय हम लोग सपोर्ट करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्रीलंका ना कोई वार्निंग दे रहा है ना कुछ दे रहा है, और हमारे जो फिशरमैन्स हैं उनको अरेस्ट कर ले रहा है। तो ऐसे डिस्प्यूट लगातार पहले भी देखने को मिले हैं और अभी भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो बातचीत होनी चाहिए, और आने वाले टाइम पर हम लोग श्रीलंका के साथ बातचीत करेंगे। अभी जो लास्ट राउंड हुआ था ना फिशरमैन लेवल टॉक को लेकर, ये हमने न्यू दिल्ली के अंदर देखा था 2016 के अंदर। उसके बाद एक और डिस्कशन हुआ तो था साल 2020 दिसंबर में। ये एक बेसिकली आप कह सकते हो जॉइंट वर्किंग ग्रुप था, लेकिन इसमें वर्चुअल मोड मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई थी। तो अभी भी अगर हम बात करें तो जो ये फिशरमैन का इशू है, इसको लेकर कोई प्रॉपर डिस्कशन हुआ नहीं है श्रीलंका के साथ। तो हम लोग चाहते हैं वो एक प्रॉपर डिस्कशन हो हमारा, तो ये एग्जैक्टली हमारा कहना है। ठीक है, तो डिस्प्यूट है क्या? तो अपने आप में बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। मैंने अलग से पॉइंट्स कल भी डिस्क्राइब करे थे, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर हम देखें तो ये जो इशू है ये अपने आप में आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा बन चुका है, क्योंकि होता क्या है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, आपको नीचे की साइड से आपको देखने को मिलेगा, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। अब क्या है, यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो इधर समुद्र में आते हैं, किसके लिए? फिशिंग करने के लिए। फिर वो फिश को बेचेंगे, बेचने के बाद उनके पास जो पैसा आएगा उससे अपनी जो लाइफ है आगे वो यहाँ पर काटने वाले हैं, है ना। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, इस वाला ये जो एरिया है इसको हम लोग पाक स्ट्रेट वाला एरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फिशरमैन जब आप कह सकते हो कि फिशिंग कर रहे हैं, तो आज के टाइम पर जो रिसोर्सेज है वो इस एरिया में ख़त्म हो चुके हैं, और इस समय आप कह सकते हो इस वाली जगह पर कोई ज़्यादा मछलियाँ बची भी नहीं है। तो ये लोग फिशिंग करते 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 इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, और श्रीलंका की जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इनके कंट्री के अंदर में जो वाटर का एरिया आता है वहाँ पर घुस जाते हैं। अब वहाँ पर जब एंटर कर जाते हैं तो जो श्रीलंकन नेवी है वो इनको अरेस्ट कर लेती है। यही इशू सालों से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, यही यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद आप देख पाओगे कि आज के टाइम पर सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलता है ट्रॉलर्स की। ट्रॉलर्स मतलब आप कह सकते हो इस प्रकार के बोट होती हैं, इस प्रकार की नाव होती है जिसके अंदर पीछे जाल बांध दिया जाता है। जाल बहुत बड़ा सा जाल होता है जो कि फिशेस को पकड़ता है। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग एंड में जब इस जाल को खींचते खींचते ले जाते हैं पानी के अंदर से, तो इसमें से पता ये चलता है कि फिशेस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नीचे का एनवायरमेंट इकोसिस्टम है, खासकर जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है, नीचे बहुत सारे मैरीन एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर जो फिशरमैन है ये काफ़ी सारे ट्रॉलर्स का इस्तेमाल भी करते हैं और श्रीलंका की साइड से बहुत सारी फिशेस को खींच लाते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न ये देखने को मिल जाता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका है। इसके बारे में मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कल वाले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में पहला टॉपिक ही, पहला आर्टिकल ही हम लोगों ने कवर किया था। काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई थी, तो एक बार आप लोग जाकर देख सकते हो। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने इकोनॉमी पोर्शन पर, क्योंकि आज वर्ल्ड सेक्शन पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई खास आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कल आपने देखा स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेंसेक्स है वो काफ़ी डाउन हुआ। ठीक है, हमने देखा स्टॉक मार्केट कल यहाँ पर काफ़ी डाउन होता हुआ नजर आया है। इसके पीछे का रीज़न है ओमिक्रॉन वायरस। ओमिक्रॉन के रिस्क की वजह से जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट है कल डाउन हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो सेंसेक्स और निफ्टी के पॉइंट्स के बारे में बताया गया। ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी हद तक गिरते हुए नजर आए। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगा, वो ये है सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है? काफ़ी बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना। उसके बाद अगला ही इकॉनमी का आर्टिकल है, ये भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया, जो नवंबर का डोमेस्टिक रिटेल सेल है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया। खासकर डोमेस्टिक सेल, रिटेल सेल जो हम देख पाते हैं, जो रिटेल सेल्स की मतलब जो बिक्री है वो बेसिकली वो इंक्रीज़ हुई है नवंबर के महीने में। खासकर तब भी इंक्रीज़ हुई जब भी ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा हुई, ठीक है, नए वेरिएंट के बारे में चर्चा हुई, तब भी यहाँ पर ये बिक्री इंक्रीज़ हुई है। उसको लेकर आर्टिकल में चीज़ें बताई गई हैं। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से गेन नहीं कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन आर्टिकल्स को लेकर आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर आगे बढ़ सकते हो। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल पर पहला एडिटोरियल आता है ये वाला, अफगान विमेन के लिए आज के टाइम पर अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा रिग्रेशन आ चुका है। अफगानिस्तान के अंदर जो विमेन है उनको पूरी तरह से लिबर्टी नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑथर इसमें यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से फेडरलिज्म के ऊपर एक अटैक होता हुआ नजर आता है। तो हम लोग समझेंगे फेडरलिज्म क्या है, प्लस ये किस प्रकार की चीज़ों को लेकर बात करते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि आखिरकार इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है, ये कुछ चीज़ें समझाई हैं इनकम के बेसिस पर, वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहला जो एडिटोरियल है वो यहाँ पर बात करता है अफगानिस्तान वेमेन को लेकर। तो हुआ क्या है,
जो तालिबान है, अभी आपको पता होगा काबुल के अंदर तालिबान का रूल आया कब, 15 अगस्त 2021 में। ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जो कि मैं आपको पूरी तरह से एडिटोरियल रीड करके बताने वाला हूँ अच्छे से। तो तालिबान ने यहाँ पर काबुल के अंदर कंट्रोल पाया कब, 15 अगस्त 2021 में। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक बदली। उसके बाद आप कह सकते हो कि तालिबान यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को बदलते बदलते बोला था कि अब की बार क्या होगा, जो वेमेन के राइट्स हैं, ठीक है, वेमेन के फ्रीडम है, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। ऐसी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे, स्टार्टिंग में ये चीज़ें देखी गई थी, लेकिन आज के टाइम पर रियलिटी कुछ अलग है। जैसे दिन पास होते रहे उसके बाद हमने देखा कि जो वेमेन्स और गर्ल्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके लिए बैड न्यूज़ जो है लगातार बढ़ती रही। वो बैड न्यूज़ क्या क्या है आगे आपको यहाँ पर पता चलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कुछ एविडेंस यहाँ पर निकल कर आते हैं, और एविडेंस यहाँ पर सजेस्ट ये करते हैं कि जो ग्रुप है बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए, मतलब तालिबान ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से वेमेन के पास जो फ्रीली एक्सप्रेस करने की चीज़ें थी, अपने आप के पास बहुत सारे राइट्स थे, वो सब भी यहाँ पर छीन लिए गए। तो कहीं ना कहीं वेमेन को और पीछे कर दिया गया है और यहाँ पर दबा दिया गया है। एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर ये कह सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया है क्या क्या फरमान रखे गए थे, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ, जब से तालिबान पूरी तरह से पावर में आया, इन्होंने नए कोड्स, नए कंडक्ट चला दिए अफगान वेमेन के लिए, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि यहाँ पर इधर उधर कहीं नहीं जा सकती हैं, अपनी मर्जी की वजह से, आप कह सकते हो अपनी मर्जी से कहीं पर भी यहाँ पर जो वेमेन है वो नहीं जाएंगी। उसके बाद इनको जो क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे, उसके बाद जो पूरी तरह से क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे जो कि कंप्लीटली कवर करे, इनफैक्ट इनके हेयर को भी कवर कराए। उसके बाद क्या बोला गया, इनका जो फेस है मोस्टली पूरी तरह से कवर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला जो वेमेन है ये अपने साथ में किसी को लेकर जाएं जब भी घर से निकलें, ठीक है, अपने हस्बैंड को या फिर कोई भी एक तरीके से घर का व्यक्ति हो सकता है जिसको साथ में लेकर जाएं जब भी बाहर निकलें। और जो ये प्रैक्टिसेस हैं ये सब आज के टाइम पर आप देख पाओगे, पहले भी थी और आज के टाइम पर भी देखने को मिलेगा। हुआ क्या था, 1990s में भी यहाँ पर क्या हुआ था, तालिबान का पूरी तरह से रूल था अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन होता क्या है आपको मालूम होगा, फिर उसके बाद साल 2001 में एक अटैक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अटैक होता है जिसको हम लोग 9/11 अटैक बोलते हैं, वहाँ पर उसके बाद जो है यूएस जो है अफगानिस्तान के अंदर एंटर करता है, तालिबान को वहाँ से उखाड़ के फेंकता है, तालिबान को ख़त्म करता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे 20 साल तक यूएस जो है चीज़ों को वहाँ पर संभालता रहता है। लेकिन 20 साल बाद वापस से अभी हमने देखा 15 अगस्त को तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल आया, और 20 साल बाद हम लोग वापस से देख रहे हैं तालिबान जैसा पहले था वैसे ही आप देख पाओगे एग्जैक्टली चीज़ों को आज भी करता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी ऐसे यहाँ पर ह्यूमन राइट वोलेशन हुआ करता था, और अब यहाँ पर वापस से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी वीमेन हैं उनके जो भी राइट्स हैं, उनके जो भी हक हैं, उनको स्नैच कर लिया गया है, उनको छीन लिया गया है उनके पास से। उसके बाद ना ही स्कूल ना ही जॉब्स के लिए उनको आगे एक तरीके से अलाउ किया गया है, ये भी यहाँ पे बताया गया। अगर हम बात करें जो तालिबान है, इन्होंने रेपिटेडली यहाँ पर वेमेन को एक तरीके से एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से काफ़ी दूर रखने की तरह से पूरी तरह से कोशिश की है। उसके बाद जो बहुत सारी वीमेंस हैं आज के टाइम पर बिना किसी जॉब के हैं। देखो पहले अगर हम बात करें जब यूएसए का टर्न था, यूएसए यहाँ पर पूरी तरह से रूल कर रहा था, तो बहुत सारी वीमेंस को आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे कोई यहाँ पर जैसे तालिबान का कंट्रोल आया, बहुत सारी जो वीमेंस हैं वो आज के टाइम पर बिना किसी जॉब की हैं, ठीक है। उनको जो भी काम कर रही थी वहाँ से उनको हटा दिया गया है, उनको दूर रखा गया है। उसके बाद जो विमेन है लगभग 27% जो वर्क फोर्स था गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, वो आप कह सकते हो यहाँ पर आप पहले वाली एक तरीके से जो भी मतलब यूएस था, यूएस जब कंट्रोल कर रहा था तो बहुत सारी जो विमेन्स है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वर्क कर रही थी। लेकिन तालिबान ने यहाँ पर उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब यहाँ पर विमेन को उन चीज़ों से भी दूर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उन चीज़ों को दूर रखने के बाद जो भी वो वैकेंसीज़ खाली थी वहाँ पर मेन को रख दिया गया, मेन के थ्रू वो वैकेंसीज़ फिलअप कर दी गई हैं। उसके बाद इनकी सरकार की बात करें तो सरकार के अंदर भी पूरी तरह से सारे के सारे मेल ऑफिशियल्स हैं, कोई भी विमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। सारी जो डिसीजन है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब यहाँ पर मेल ही डिसाइड कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है विमेन के लिए। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें, जो तालिबान के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि जो भी मेल स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स होंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक, इनको एक अलग में रखा जाएगा, मतलब कि सेपरेट रहेगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पर कोई भी स्कूल गर्ल नहीं होगा, मतलब स्कूल गर्ल के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया। क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी बच्चे होंगे वहाँ पर स्कूल गर्ल्स नहीं हुआ करेंगे, मतलब आप कह सकते हो गर्ल्स को इतनी क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई करने की एक तरीके से इजाज़त नहीं दी जा रही है, यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी बीबीसी की जिसने बताया कि जो टॉप तालिबान के ऑफिशियल्स हैं इन्होंने कंफर्म किया कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स को बैन किया जाएगा सेकेंडरी स्कूल से, मतलब जो आगे की पढ़ाई होती है वो यहाँ पर नहीं करने दिया जाएगा, और टीचर्स के तौर पर भी यहाँ पर कोई वेमेन टीचिंग नहीं कर पाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से क्या हुआ,
हमने देखा जो गर्ल्स की अटेंडेंस वगैरह है वो लगातार प्राइमरी स्कूल्स के अंदर भी घटती चली गई। ऐसा यहाँ पर बीबीसी रिपोर्ट ने बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो अगर क्लासेस को सेपरेट कर देते जेंडर के बेसिस पर वो एक अलग कहानी थी, लेकिन यहाँ पर आप राइट टू एजुकेशन का पूरी तरह से जो उनका हक है उसको छीनने हो, ये सबसे बड़ा रिस्की मामला देखने को मिलेगा। मतलब कि आप सेपरेट कर देते क्लासेस को जेंडर बेसिस पर, यहाँ पर एक तरफ विमेन, एक तरफ मतलब एक तरफ फीमेल, एक तरफ मेल, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो आप एजुकेशन से बिल्कुल दूर रख रहे हो, तो अपने आप में यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, आज के टाइम पर वहाँ पर पॉवर्टी काफ़ी बढ़ चुकी है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसकी वजह से आप कर सकते हो कि तालिबान के अंदर जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर प्रोग्रेस की बजाय डिग्रेस के अंदर बदल चुका है, चीज़ें पीछे भाग रही हैं। उसके बाद यहाँ पर फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन के अंदर वो आपने देख लिया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। पहले काफ़ी सही चल रहा था मामला, धीरे धीरे यहाँ पर एजुकेशन के अंदर फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जब से तालिबान का कंट्रोल आया तब से यहाँ पर चीज़ें डाउन हो चुकी हैं। फिर उसके बाद अब ये नहीं पता कि गर्ल्स को कब अलाउ किया जाएगा, कब स्कूल्स में लौटेंगे, या काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी। अभी तक ये सारे जो क्वेश्चन है ये अभी तक आंसर नहीं करे गए तालिबान के थ्रू। फिर होता क्या है, 3 दिसंबर में तालिबान यहाँ पर एक और यहाँ पर डिक्री, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक और ऑर्डर देता है वीमेंस राइट्स को लेकर, जहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से गवर्निंग मैरिजेस होती हैं, जो प्रॉपर्टी होती है अफगान वीमेन को लेकर, ये बोला गया कि यहाँ पर एग्जैक्टली आप ये देख पाओगे जो भी एडल्ट वुमेन है, एडल्ट वुमेन के लिए बोला गया कि उनकी कंसेंट होनी चाहिए। मतलब कि जब भी उनकी शादी हो तो एडल्ट वुमेन की यहाँ पर एक तरीके से कंसेंट हो, वो उनका मर्जी पूछी जाए कि हाँ शादी करनी है नहीं करनी है, तो एडल्ट वुमेन का कंसेंट होना चाहिए। अब आप कहोगे वाह, यहाँ पर ये तो सही बिल्कुल स्टेप सही उठाया है। प्लस यहाँ पे कोई विडो है, मान लो कोई विधवा है, तो यहाँ पर उनका एक फिक्स्ड शेयर होगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर। ये चीज़ें तालिबान ने बताई। अभी रिसेंटली यहाँ पर ये ऑर्डर पास करे तो यहाँ पर लोगों को लगा कि कितना ज़्यादा सही काम है ना, कि हाँ बिल्कुल चीज़ें सुधर रही हैं, वेमेंस को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है कि वेमेन का कंसेंट लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा उनकी मैरिज के टाइम पर, या फिर जो एक तरीके से कोई विधवा है तो यहाँ पर क्या होगा, उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर थोड़ा बहुत जो फिक्स शेयर है वो इनका भी होगा। तो कहोगे कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्टेंस क्या है, दिक्कत यह है कि यहाँ पर पता नहीं अभी तक कि एडल्ट की कैटेगरी के अंदर कौन होने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली बताई नहीं गई हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अभी भी क्या है जो इशू है सबसे बड़ा, वो चाइल्ड मैरिज का इशू आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। तो एडल्ट कौन हो सकता है ये यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो 28% है अफगान विमेन, इनकी उम्र जो 15 से 49 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो उम्र है वो आज के टाइम पर, मतलब जो उम्र आज के टाइम पर देखने को मिलेगी, इनकी जो शादी वो 18 साल से कम उम्र में हो चुकी थी। मतलब 28% वेमेन की जो शादी है वो 18 से कम में हुई। चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आप कह सकते हो ये देखने को मिले हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये लगातार बढ़ते चले गए। कोरोना वायरस के टाइम पर, कोविड के टाइम पर जो चाइल्ड मैरिज है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आज के टाइम पर अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस, ठीक है, विंटर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप सोचोगे कि यहाँ पर एडल्ट वेमेन का कंसेंट लिया जा रहा है, इनकी मर्जी ली जाएगी जब इनकी शादी की जाएगी। तो यहाँ पर तालिबान ने कोई भी क्लासीफाई नहीं किया है कि कौन होगा एडल्ट वेमेन। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर इनके हिसाब से। तो ये चीज़ें क्लासीफाई आखिरकार नहीं की गई हैं, ये आप देख पाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है खासकर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना, विमेंस के ऊपर फोकस करना, विमेंस के एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई भी ऐसा फोकस नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट से दूर रखा, एजुकेशन से दूर रखा, हर चीज़ से यहाँ पर दूर रखा गया है। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे। उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस भी आप देख पाओगे, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, स्टडीज़ ने बताया कि जो 87% अफगान वेमेन है वो आज के टाइम पर वायलेंस, एक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और खासकर फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस, ये अलग अलग वायलेंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर बहुत सारी वीमेंस फेस कर रही हैं। और बहुत सारी वीमेंस जो है ये मल्टीपल तरीके की, मतलब जो अलग अलग यहाँ पर जो वायलेंस है वो फेस करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर चीज़ें कम थी, लेकिन अब ये थोड़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। और पहले यहाँ पर देखो वायलेंस हो रहा था तो उन वेमेन को मेडिकल सपोर्ट मिल रहा था, ट्रीटमेंट मिल रहा था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा था, एक लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पर मिलती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। तो अपने आप में यहाँ पर विमेन के लिए काफ़ी कंसर्न वाली चीज़ें पैदा हो चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो यहाँ पर ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो तालिबान की नई सरकार है, इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है जो विमेन अफेयर मिनिस्ट्री हुआ करती थी, इसको हटा दिया। वेमेन के लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं है, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ द प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर कोई भी वेमेन के लिए मिनिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, जो भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई, तो इन सब चीज़ों के अंदर एक सुधार की ज़रूरत है। तो अफगानिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हुई, वापस से इसको छोटे से में रिवाइज़ किया गया है कि एग्जैक्टली ड्रेस कोड को लेकर, एजुकेशन को लेकर, प्लस हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर उनको छूट नहीं मिल चुकी है, छूट नहीं दी जा रही है।
तो जो तालिबान का सीरियसनेस है लिबर्टी देने के लिए अफगानिस्तान वेमेन को, वो सबको दिख रहा है कैसा है, और यहाँ पर कोई लिबर्टी अभी आज के टाइम पर नहीं देखने को मिलेगी। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है सस्टेन्ड अटैक ऑन फेडरलिज्म को लेकर। तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उनके थ्रू काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से जो फेडरलिज्म है ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? फेडरलिज्म यहाँ पर यही बात करता है कि एक तरीके से संघवाद का ढांचा हो जहाँ पर हमारी जो केंद्र सरकार है प्लस राज्य सरकार है ये दोनों मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, जो केंद्र सरकार है या फिर यूनियन गवर्नमेंट है वो उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर काम कर रही है, स्टेट्स का ज़्यादा रोल कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक हुआ है, मतलब इसके ऊपर अटैक हो रहा है, स्टेट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर ऑथर इन चीज़ों को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बी पॉकर साहिब एक मुस्लिम लीग मेंबर हैं फ्रॉम केरला इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे कंसर्न्स दिखाए हैं और एक तरीके से बताया कि एग्जैक्टली किस प्रकार से जो पावर्स हैं उनका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर एक ही के हाथ में सारी पावर्स होंगी तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो जो भी पावर्स हैं उनका सेंट्रलाइजेशन कभी भी ना हो, उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब कि जो पावर्स हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में बटी हुई हों। एक के पास पावर होगी तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी खतरे में पहुँच जाएंगी, ये एग्जैक्टली यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि आज के टाइम पर यूनियन गवर्नमेंट खासकर एंटी फेडरल मूव्स काफ़ी चल रही है, मतलब ऐसे मूव्स चल रही है जहाँ पर स्टेट्स का रोल, मतलब स्टेट्स की ज़्यादा सुनवाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट एक तरीके से देख रहे हो उसके ऊपर अटैक होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि चाहे आप लोग बात कर लो जीएसटी की, चाहे आप लोग यहाँ पर बात कर लो कोई भी और, जैसे कि जीएसटी के बाद जीएसटी कंपनसेशन देने की बात की थी तो उसमें भी आज तक काफ़ी सारे कंसर्न्स देखने को मिलता है, वो भी चीज़ें अभी तक पूरी नहीं करी गई हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें लेकर आई गई हैं जहाँ पर अपने आप में काफ़ी सारे कंसर्न्स देखने को मिले हैं अभी तक। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आपने देखा, डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, नोटबंदी करी गई, वहाँ पर भी कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया था स्टेट से। आखिरकार कंसल्टेशन एक बार बातचीत तो करनी चाहिए थी राज्य सरकारों से, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, उसके बेसिस पर अपने आप ही सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फेडरलिज्म के ऊपर अटैक देखने को मिलेगा। उसके बाद पेंडेमिक और फेडरलिज्म का एक रिलेशन बताया गया यहाँ पर। इन्होंने बोला कि आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे कि जो रिलेशंस है वो और मजबूत होने चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। हुआ क्या है, स्टेट्स को एक तरीके से काफ़ी पीछे रखा गया है, खासकर कोविड-19 मैनेजमेंट के अंदर भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये काफ़ी पीछे रह गए हर चीज़ के अंदर। और उसके बाद एक अनप्लान नेशनल लॉकडाउन हुआ, ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्लानिंग वगैरह इसकी भी नहीं थी। मतलब जो भी चीज़ें हैं एक प्रकार से डिस्कशन होना चाहिए स्टेट के साथ, सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेट्स को ही मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेल्थ जो है बेसिकली यहाँ पर बोला गया, जो यूनियन मिनिस्टर ने यूज़ करा कि जो हेल्थ है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इसको आर्गूमेंट करते हुए यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें एक तरीके से बताई गई कि जो सेकंड वेव है इसके लिए सरकार बिल्कुल अनप्रिपेयर है। ठीक है, सरकारों ने यहाँ पर काम नहीं किया है सही से और बिल्कुल तैयार नहीं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज़ चलाई गई हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, अलग अलग पॉलिसीज़, जैसे कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया, आप कह सकते हो कि जैसे कि फार्म लॉस लेकर आए, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 का। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट आया। उसके बाद इंडियन मैरीन फिशरीज बिल, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। तो ये अलग अलग बिल्स हमने रेगुलरली देखे हैं, ये सब आए हैं। उसका ड्राफ्ट ब्लू इकॉनमी पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा, और उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है इसको बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ डायरेक्टिव्स है कॉपरेटिव्स को लेकर वो बनाए गए। ये सब चीज़ें तो आप देख पाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेट्स को दूर रखा गया है। ठीक है, स्टेट्स आज के टाइम पर इन सब चीज़ों से लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका डीमोनेटाइजेशन हम लोगों ने देखा, जीएसटी देखा, हर प्रकार की चीज़ें आई हैं जहाँ पर स्टेट्स को पीछे रखा गया है। सारे जो हैं सारी चीज़ें अपने आप से जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये ज़बरदस्ती की पॉलिसीज़ यहाँ पर निकाली गई। उसके बाद यहाँ पे बोला गया, पेंडेमिक के टाइम पर भी हम लोगों ने देखा है कि चीज़ें और ज़्यादा बदतर होती हुई नजर आई हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट काफ़ी बुरा पड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर बोला, अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हम लोग अगर बात करें खासकर जो नॉन डिविजिबल पूल होता है, नॉन डिविजिबल पूल, खासकर पहले आप डिविजिबल पूल समझो। डिविजिबल पूल मतलब यहाँ पर हो गया एक ऐसा पूल जहाँ पर आप कह सकते हो ग्रॉस टैक्स जो होता है, टैक्स का जो रेवेन्यू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो टैक्सेस हैं उसके बीच में बहुत बड़ा ऐसा गैप है कि यूनियन गवर्नमेंट उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, स्टेट्स के पास काफ़ी कम यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आज के टाइम पर, है ना।
तो ये चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या बताया गया, जैसे कि टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो जंप हुआ है। यहाँ पर ये बताते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है राज्य सरकार, इनका टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम हुआ है। 2013-14 के अंदर 50-50 हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर यूनियन के पास ज़्यादा जा चुका है। कुछ इस प्रकार से काम ही करे गए हैं, ज़बरदस्त की पॉलिसीज़ आई हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसी की वजह से जो टैक्स कलेक्शन है स्टेट्स के पास से कम हुआ। और आज के टाइम पर जीएसटी की अगर आप लोग बात करोगे तो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट रिपीटेडली यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपोजिशन गारंटीज को वॉयलेट कर रही है। मतलब कि आपको मालूम होगा जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया जा रहा था 2017 के अंदर, तो उस समय जो स्टेट्स है ये बिल्कुल भी राजी नहीं थे। इनका कहना था जीएसटी आएगी तो इससे हम लोग को काफ़ी नुकसान होगा। तो सरकार को जीएसटी लानी थी, तो जीएसटी लाने के लिए सरकार ने बोला कि जो हम स्टेट्स है, जो राज्य सरकार है, इनको कुछ कंपनसेशन देंगे, आने वाले टाइम पर 4-5 साल तक कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो जो कंपनसेशन है उसको लेकर भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। कंपनसेशन भी वो पूरे नहीं करे गए हैं अभी तक। जो ये क्राइसिस हैं, ये क्राइसिस अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुके थे। और उसके बाद जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, खासकर जो केंद्र सरकार है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई जो बोरोइंग्स है वो इकलौता ऑप्शन बनता है, क्योंकि हमने क्या हुआ ये कि जो एक तरीके से कोविड की वजह से यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट हुआ नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि बोरोइंग एक ऑप्शन है, आप बोरोइंग कर सकते हो। बोरोइंग करने के साथ साथ जो जीएसटी का कंपनसेशन है, ये जो एक तरीके से शॉर्टफॉल देखने को मिला है, जीएसटी का कंपनसेशन हम दे नहीं पा रहे हैं जो डिसाइड करा गया था, वो यहाँ पर उसके बदले में हम लोग बोरोइंग वगैरह कर सकते हैं। तो आप देख पाओगे इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल कर आएंगी, और जो जीएसटी कंपनसेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा 2022 के अंदर। और तब भी लगातार रिक्वेस्ट करी गई है स्टेट्स के थ्रू कि भाई यहाँ पर हम लोग को थोड़ा बहुत अमाउंट चाहिए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक यहाँ पर इसके ऊपर भी अच्छे से काम किया गया नहीं है। उसके बाद जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने बताया यूनियन गवर्नमेंट ने 2018-19 के अंदर काफ़ी सारा गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो रोल है स्टेट्स का वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा और क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपको कैश की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि स्टेट जो है वो बोरो कर लें पैसा। अब बोरो करेंगे तो डेफिनेटली उनसे उनके ऊपर डेट बढ़ेगा। ठीक है, अब डेट बढ़ेगा तो ये भी एक अपने आप में क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि अभी हम लोग डिसाइड ये कर रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ये भी देखने को मिलेगा, जो परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट है ना, जिस स्टेट की जो परफॉर्मेंस है वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम देखने को मिलने वाली है। खासकर वन नेशन वन राशन पॉलिसी के अंदर, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप लोग देख पाओगे जहाँ पर स्टेट्स का काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा, और स्टेट्स के लिए यूनियन गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा, और स्टेट्स के लिए अपने आप में काफ़ी कंसर्न वाली बात पैदा हो चुकी है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद वापस इन्होंने शुरू कर दिया ऑथर ने कि वापस से और एक और यहाँ पे प्रॉब्लम बताइए कि एग्जैक्टली और क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो तो क्लियर हो जाना चाहिए। देन उसके बाद इन्होंने बोला देखो जो फ्लैक्सिबिलिटी जो फेडरल सिस्टम है इसके अंदर एक फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से चीज़ें चला रही है, अपनी पॉलिसी ज़बरदस्ती चला रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें इफेक्टिवली नहीं प्ले हो रही हैं और स्टेट्स को भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और कंसल्टेशन रखें स्टेट्स के साथ। देखो मेन मुद्दा क्या है कि बिल्कुल भी बातचीत नहीं करी जाती है स्टेट्स के साथ। अगर हम लोग कंसल्टेशन करते हैं उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग लॉ मेकिंग कुछ भी करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशंस रहेंगे, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर बताते हैं एग्जैक्टली। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगला और लास्ट एडिटोरियल बात करता है व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मीन्स। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आएगी। अगर हम लोग देखें खासकर जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटी मतलब जो लोग हैं कहीं पर ऊपर कहीं पर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली हिंदी में इसको हम लोग असमानता कह सकते हैं। ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा खासकर इनकम और वेल्थ को लेकर। ठीक है, इनकम और वेल्थ को लेकर इनइक्वालिटी जो है वो कोविड-19 के टाइम पर और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। कोविड-19 पेंडेमिक ने यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सपोज किया है कि हाँ बिल्कुल जो रिचर सेक्शन है, जो अमीर हुआ और अमीर हुआ है, जो गरीब है वो और गरीब हुआ है। इनके अंदर जो डिवाइड है वो काफ़ी बड़ा है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। इनइक्वालिटी जो असमानता है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये जो डिवाइड है बेसिकली ये ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि आज के टाइम पर जो शेयर ऑफ इनकम वेल्थ अमंग द टॉप 10%, आपको जो टॉप 10% पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो हमारी नीचे टॉप 10% मतलब जो ऊपर की टॉप 10% पॉपुलेशन है और जो नीचे की 50% पॉपुलेशन है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। जो शुरुआती ऊपर की टॉप 10% जो पॉपुलेशन है ना हमारे दुनिया के अंदर,
उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ज़्यादातर जो वो पैसा है वो वही लोग होल्ड करके बैठे हैं। जो हमारे दुनिया भर की जो इनकम है उसका 52% जो इनकम है, टोटल इनकम, वो उन्हीं 10% लोगों के पास है। बाकी आप कह सकते हो जो बची कुची इनकम आपको देखने को मिलेगी 8.5% के आसपास जो इनकम है वो बॉटम लोगों के पास देखने को मिलेगी, और उसके बाद 40% के आसपास जो इनकम वो मिडिल वाले कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बॉटम वाले लोग हैं, जो पुअर कैटेगरीज है, ये और ज़्यादा मतलब कि काफ़ी परेशानी में आए हैं, और प्लस यहाँ पर जो पुअर कैटेगरीज वाला जो डेटा है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताता है जो मिडिल क्लास है आप देख पाओगे थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर जो एक तरीके से बॉटम कैटेगरी के अंदर हैं उनकी हालत और ज़्यादा बुरी हुई है, और जो पुअर है वो कंडीशन वर्जनिंग हो रही है और बदतर हो रही है दिन ब दिन। ये यहाँ पर डेटा एग्जैक्टली बताता है। फिर उसके बाद अगर हम वेल्थ के बारे में बात करें, वेल्थ के टर्म्स में देखें, जो टॉप 10% की ग्लोबल पॉपुलेशन है ये लगभग 76% का जो टोटल वेल्थ है ये होल्ड करते हैं, और जो बॉटम आप देख पाओगे 50% है, ये लगभग 2% का वेल्थ होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप गैप देख पा रहे हो कि टॉप 10% है उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा होल्ड करके रखा है, वेल्थ होल्ड करके रखा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वो आप देख पाओगे प्रॉपरली नहीं है, इसकी वजह से जो असमानता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इनइक्वालिटी बताया गया, लेवल ऑफ इनइक्वालिटी आपको अफ्रीकन रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली आर्टिकल के टू द पॉइंट बातों पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंशनड है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। बोला गया जो असमानता है वो खासकर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब के अंदर आपको बहुत ज़्यादा असमानता, ये इनइक्वालिटी देखने को मिलने वाली है। सिचुएशन लगातार वर्स हुई है, कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा सिचुएशन बदतर हुई है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हुआ क्या है, कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे जो अमीर आप कह सकते हो मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, उनकी सरकारें गरीब हो चुकी हैं, लेकिन उनका जो एक तरीके से लोग हैं वो काफ़ी अमीर हैं, क्योंकि अमीर वाले लोगों ने ज़्यादा पैसा होल्ड कर रखा है, सरकार के पास पैसा आ नहीं रहा है। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू पैसा बचाने की कोशिश भी की जाती है। आपने एक एग्जाम्पल तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। टैक्सेस वगैरह भी काफ़ी हद तक बचाए जाते हैं। तो अगर हम लोग आज के टाइम पर पैटर्न देखें, तो अगर हम लोग वेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो लेवल ऑफ इनकम है दुनिया भर में, ये रिच नेशंस के अंदर आप देख पाओगे, तो जो लेवल ऑफ इनकम तो ज़्यादा है, जो एक तरीके से उनकी जो सरकार है वो काफ़ी गरीब है। जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स है वो एक तरीके से मतलब पुअर कैटेगरी से भी काफ़ी हद तक बेकार कैटेगरी के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, और ये आज के टाइम पर बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा एक तरीके से जो पैसा है वो यहाँ पर रिचर सेक्शन होल्ड करके बैठे हुए हैं। और ये जो सिनेरियो है ये अपने आप में काफ़ी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर और क्या बताते हैं ये, और बताते हैं कि जो ही फोकस है, आपको फोकस रखना पड़ेगा कि जो डिस्पैरिटीज़ है, जो ये आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है, असमानता देखने को मिल रही है, उन डिस्पैरिटीज़ को आपको कम करना पड़ेगा। एजुकेशन के अंदर भी कम करना पड़ेगा, प्लस और भी बहुत सारे डोमेन्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी कम करना पड़ेगा। इनइक्वालिटीज़ आजकल के टाइम पर दुनिया भर में आपको हर एक सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बताया कि जो नंबर ऑफ बिलियनर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली कि बिलियनर्स तो लगातार इंक्रीज़ हुए हैं दुनिया भर में, लेकिन जो बिलियंस है उसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि बिलियंस दैट मीन्स फॉर अ डिसेंट लाइफ। यहाँ पर बिलियंस का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई डिसेंट लाइफ का मतलब नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पर इसका मतलब, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने। तो खासकर फोकस ये रखना है कि जो एक तरीके से यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, खासकर जो यहाँ पर लोगों ने पैसा रखा हुआ है उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इसके ऊपर मेन मकसद यहाँ पर रखा जाता है। फिलहाल तो इन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, कोई सोल्यूशन यहाँ पर एग्जैक्टली बताया नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ खास चीज़ें यहाँ पर नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ सकें, यहाँ पर कुछ खास ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको खुद पता है कि हाँ एग्जैक्टली प्रैक्टिकल चीज़ें आपको खुद इसके बारे में पता है कि हाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। तो ये आर्टिकल थे, आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। 3 एडिटोरियल थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।